हेलो एवरीवन, आज की कहानी है नए जमाने की सास। अचानक अमृता ने उनके कमरे का दरवाजा खोला और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए यह साड़ी पहन लीजिए। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत ना तार तार हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना, बस ज्यादा किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी। अमृता बस बोले ही जा रही थी, पर बिमला जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से अमृता उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झाड़ते हुए बोली, अरे सुन भी रही है या मैं बस कहे ही जा रही हूँ। बिमला जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो। अमृता बोली, हे भगवान, जब देखो तब बस खाने की बातें। कुछ कहा मैंने आपसे, वह सुना या नहीं। दिवाली की पूजा मैं कर लूंगी, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज्यादा बात मत कीजिएगा। बिमला जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, बहू सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में भी शामिल नहीं हो सकती। अमृता बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। बिमला जी बोली, बहू बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सुबह से सिर्फ 2 ब्रेड पीस और चाय ही ली है। अमृता ने बिमला जी को पूरा घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या ही मांग लिया हो, और फिर वहां से चली गई। सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन तुम मेरा मूड ना खराब करें। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं यह भी भूल जाऊंगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। अमृता अपने पति राहुल से बोली। राहुल बोला, तुम क्या चाहती हो मैं माँ को समझाने जाऊं? कम से कम माँ को तो तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों न बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं, तो तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना है। और प्लीज मुझे इन बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर राहुल कमरे से निकल गया। राहुल के वहां से जाते ही अमृता बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से काम चलाना होगा। मन ही मन यह सब बुदबुदाते हुए वो अपनी सास बिमला जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी आप तो जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती हूँ उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगी। उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इतना कहकर अमृता वहां से चली गई। बिमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की बड़ी पड़ी है इन्हें तो, बस माँ की ही नहीं। 2 दिन बाद पकवान की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोली की आवाजें बिमला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। बिमला जी सोचने लगी, कितने चाव से वह बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और बैंक का मैनेजर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। दिवाली के साथ उसकी सालगिरह भी तो है। साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वाले भी बुलाए गए थे। बिमला जी में बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी
बिमला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा सा भी बाहर आती तो उनकी बहू अमृता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही उसका त्योहार खराब हो जाएगा और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में बिमला जी वह अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। बिमला जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति के तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से निकाल दे, पर मैं जानती हूँ वह इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। इतने बड़े बैंक का मैनेजर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी थोड़ी देर बाद काम वाली नैना वहां आई और खाने की थाली बिमला जी को देते हुए बोली, बड़ी मालकिन खाना खा लो। बिमला जी ने आशा भरी नजरों से नैना की तरफ देखा। नैना बोल पड़ी, मालकिन अभी तो पकवान बना रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। बिमला जी यह सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोर से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना खाते देख नैना की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला यह मैनेजर साहब की माँ है। वह मैनेजर साहब जो इतनी इज्जत और पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो मैनेजर बेटा दिवाली पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह की पार्टी पर सबको खिलाता है, पर यहाँ उसकी माँ भूखी है। तभी नैना को अमृता की आवाज सुनाई पड़ी और वो बाहर जाने को हुई। तभी बिमला जी बोली, नैना एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। नैना बोली, बड़ी मालकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। बिमला जी ने बहू के कहे अनुसार सारे निकाल कर देखी तो वह खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी है, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट भी देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान इकट्ठा होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। राहुल और अमृता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, राहुल के किसी दोस्त ने कहा, अरे राहुल, घर में आंटी जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है, एक तो दिवाली, उस पर इतनी खुशी का दिन, तो उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर राहुल ने अमृता की तरफ देखा तो अमृता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने खुद ही मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें अपने साथ रखने का और उनके हाथों केक कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहा कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपने बातों से खुश करके अमृता ने राहुल के साथ केक मिलकर काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में नैना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो अमृता उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है, यह खाना किसके लिए ले जा रही है? नैना बोली, बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। अमृता बोली, तो एक रोटी काफी है इस उम्र में, ज्यादा खाएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको कौन उठाएगा। चुपचाप से यह प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, मम्मी जी को मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़े मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी नैना ने
मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। अमृता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक बिमला जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वह भूख से तिलमिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल ही रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, बिमला जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चे की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से राहुल की नजर बिमला जी पर पड़ी और वह अमृता के पास जाकर धीरे से बोला, अमृता, मैंने तुमसे कहा था न, इस दिवाली माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, माँ को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले किसी की उन पर नजर पड़े। अमृता फटाफट माँ के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं हैं? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देख वह बोली, चलिए मम्मी जी अंदर चलिए, आराम कीजिए। बिमला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही वह बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से बिमला जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े मैनेजर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि मैनेजर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। अमृता हमारे साथ दिवाली के पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जबान में बातें बनाने लगे। आखिरकार अमृता बिमला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती है आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लूं। बिमला जी कुछ कहती उससे पहले ही अमृता ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने नैना से बोली, नैना, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है ना, वो बूढ़ी हो गई है, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई है। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? नैना आश्चर्य से अमृता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर बिमला जी के कमरे में ले गई। बिमला जी रो रही थी। नैना को देखते ही वह बोली, देख नैना, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारा बुढ़ापे के शरीर की चमड़ी इतनी कोमल हो गई है कि तुरंत ही खून खून हो गया। नैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ी और उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले आप खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। नैना ने अपने हाथों से बिमला जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें अब कम लग रहा था। बिमला जी खाना खा रही थी तो नैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपके बेटा बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते, काहे बर्दाश्त करती हो आप? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हो? बिमला जी बोली, नैना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहो तो आज अपने लिए नौकर रख लो, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ही ना, मैं अकेली क्या करूंगी? गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो भी तो बेटा बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। राहुल के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ गए थे, अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊँ? इतना कहते कहते वह रोने लगी। तभी नैना बोली, बड़ी मालकिन, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर मैनेजर बना सकती हैं और जमीन और जायदाद नहीं संभाल सकती। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाए। मालकिन, भले ही 1 रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं,
तभी अमृता ने नैना को आवाज लगाई और वह बाहर चली गई। उसके जाते ही बिमला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है, मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या वह सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर बाद नैना कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना वैसे के वैसा ही था। बिमला जी अपने पति के तस्वीर को निहार रही थी। नैना बोली, क्या हुआ बड़ी मालकिन, आपने खाना नहीं खाया? बिमला जी बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। नैना ने बिमला जी को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। अमृता और राहुल भी कमरे में आ गए और आते ही बिमला जी पर दिवाली के पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करती है खाने के लिए। आप इतनी पागल हो जाती है कि भूल जाती है कि मेरे यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, फिर रहना अकेले और मनाना त्योहार। राहुल की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि अमृता बोली, लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा करती है वह तो वैसे ही पड़ा है, खाना बर्बाद करती है। पता है भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझसे यह सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। राहुल बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेले रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बिमला जी चुपचाप अपने बेटे की बातें सुन रही थी। नैना आश्चर्य से बिमला जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह तूफान से पहले की शांति है, न जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन राहुल ने बिमला जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर बिमला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने राहुल को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो। और इस ट्रस्ट की देखभाल के लिए जिम्मेदारी उन्होंने नैना को दे दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में वे खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने नैना को फोन किया और नैना और उसके पति वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और बिमला जी के साथ ही रहने लगे। बिमला जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। इस तरह खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह राहुल के पास ना भेजकर बिमला जी ने अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। जब पैसा राहुल के अकाउंट में नहीं आया तो वो और अमृता दोनों गांव पहुंचते हैं। बिमला जी के ठाट बाट देखकर राहुल बोला, माँ, यह घर का क्या हाल बना रखा है आपने, और इस बार खेती की कमाई नहीं हुई, जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। बिमला जी बोली, तुझे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो? अब वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। अमृता बोली, आप पैसों का क्या करेंगी और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया? बिमला जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने मुझे दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे यह सब कहने वाले? राहुल बोला, माँ, यह कैसी बातें कर रही है आप? आपके बेटा बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। बिमला जी बोली, कौन सा बेटा बहू? वह जो त्योहार पर रोटी तक के लिए माँ को तरसा देते हैं। ऐसे बेटा बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ। अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाना। अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से वही मनाओ। अमृता बोली, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जरूर यह सब आपको इस नैना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं। जैसे ही वो नैना की तरफ बढ़ी, बिमला जी ने एक थप्पड़ अमृता को जड़ दिया और बोली, खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की इसने ही की है और मेरे मरने के बाद भी इस घर में यही रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना और न ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा।
गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही आज के जमाने की बहू हो? भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे भी जमाने के साथ चलना आता है। मैं भी आज के जमाने की सास हूँ। समय की मांग को मैं भी समझती हूँ, इसीलिए सही समय रहते मैंने फैसला ले लिया। नहीं तो तुम दोनों तो मेरी जिंदगी नरक ही कर देते। इतने मैं चुप, केवल तेरे इज्जत के लिए अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन तुमने तो इसको मेरी कमजोरी ही समझ ली। मैं कमजोर नहीं हूँ, बस तेरी इज्जत के बारे में सोचा। लेकिन अब बस बहुत हुआ। बिमला जी के रौद्र रूप को देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई थी। नैना बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार राहुल और अमृता इतना समूह लेकर शहर की ओर रवाना हो गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ नैना और उसके पति बिमला जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से उनकी चीजों को संभालते। बेटे बहू ने अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो फिर अधिकार कैसे पा सकते थे? वह खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।